हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं कि टॉक शोज की श्रृंखला के अंदर हम आमंत्रित करते हैं भारत के विद्वानों को, डोमेन एक्सपर्ट्स को और बीच बीच में बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ भारत के एक ऐसे सुपुत्र मौजूद हैं जिन्होंने हॉकी की दुनिया के अंदर भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय जगत में रोशन किया है। स्वागत करेंगे श्री मीर रंजन नेगी का। नेगी जी, सबसे पहले बहुत बहुत आभार आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, न्यूज टाइम के ऊपर हमारे लिए आए। दर्शक मित्र डेफिनेटली इस बात से बहुत प्रसन्न होंगे कि आज उनके सामने एक ऐसी हस्ती मौजूद है, एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिसने अपनी जिंदगी के अंदर, कहा जाए तो जिंदगी के सारे रंग देखे हैं। मैं इनका एक छोटा सा परिचय आपको दे दूं। हॉकी जगत से तो ये जुड़े हैं और एक बेहतरीन गोलकीपर के तौर पर इन्होंने अपने आप को पूरी दुनिया में स्थापित किया है। खासतौर से मैंने उनके स्वयं कई मैचेस देखे हैं जहां पे वो एक बेहतरीन पेनल्टी स्ट्रोक स्टॉपर के रूप में पूरे जग में उनका नाम रहा है। आपको ये जानकर तो खुशी होगी कि जिंदगी के जो रंग होते हैं वो कभी काला भी होता है, कभी सफेद भी होता है, कभी बीच के रंग भी होते हैं। उन्हीं रंगों के ऊपर देखा जाए तो एक फिल्म भी बनी थी, मीर रंजन नेगी की जीवनी पर आधारित भारत की एक प्रसिद्ध फिल्म, सुपरहिट मूवी चक दे इंडिया। जी हाँ, वो इन्हीं की जीवनी पर आधारित थी। उन्हीं की जो जीवन था पूरा, उसके जो सारे रंग हैं उसके ऊपर आधारित थी, जिसको शाहरुख खान ने पर्दे के ऊपर अभिनीत किया था। लोग उनको अभी भी चक दे मैन के रूप में याद करते हैं। आ, ये फिल्में क्यों बनती हैं? बायोग्राफी के ऊपर फिल्में क्यों बनती हैं? किसी की जीवन पर फिल्में क्यों बनती हैं? किसी ने जब कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है जिंदगी के अंदर, बहुत ऊंचाइयां हासिल की हैं, लेकिन एक कहते हैं ना, एक जमीन से उठकर ऊपर आना, कभी कभी राख में से निकलकर ऊपर आना, जब इंसान समझता है कि उसका जीवन समाप्त हो जाता है और वहां से वो धूमकेतु की तरह निकलता है और फिर आकाश के ऊपर छा जाता है, वही है मीर रंजन नेगी। और तो और इन्होंने अपनी कला का जो प्रदर्शन है, झलक दिखला जा में एक क्या कहते हैं कि नृत्य करने वाले व्यक्ति के रूप में भी दिखाया है। और वहां पर भी ये लास्ट की स्टेज तक पहुंच गए थे, लोगों ने इनके नृत्य को भी बहुत पसंद किया था। तो विभिन्न कलाओं के मालिक, दरअसल कहा जाए तो ईश्वर के आशीर्वाद के साथ जुड़े हुए मीर रंजन नेगी, स्वागत है आपका न्यूज टाइम के ऊपर। थैंक यू दिनेश। आपने इतनी तारीफ की उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। दर्शकों को बताना चाहूंगा, दिनेश मेरे बहुत पुराने फ्रेंड हैं, बहुत अजीज मित्र हैं और मैं उनके सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो देखता हूं। एंड वो न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बांग्लादेश और बहुत सारी अन्य कंट्रीज में भी ये प्रोग्राम जो है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है और दिनेश बोरा को सब लोग जानते हैं। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि आज जबकि ओलंपिक सामने हैं, हम लोग थोड़ा सा खेल के बारे में भी चर्चा करेंगे। नेगी जी, खेलों की दुनिया से आप जुड़े रहे। इससे पहले कि हम टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें, थोड़ा सा आपके जीवन के बारे में बात करना हम जरूर चाहेंगे, ताकि दर्शकों को एक प्रेरणा मिल सके, आपसे इंस्पिरेशन मिल सके। हॉकी का शौक कब शुरू हुआ? कितने वर्ष के थे और कितने साल के थे जब हाथ में आपके हॉकी आ गई? कुछ 13-14 साल का था मैं जिस समय मुझे पहली बार हॉकी खेलने का मौका मिला। यहाँ इंदौर में एक प्रकाश हॉकी क्लब का मैदान है जो मेरे स्कूल के रास्ते पर पड़ता था और जब मैं स्कूल जाता था तो हमेशा पैदल हम लोग चला करते थे और उस मैदान में करीब 100-200 बच्चों को हॉकी खेलते हुए दिखा करते थे जी। और एक समर कैंप हुआ जिसमें मेरी माँ मेरा हाथ पकड़कर मुझे लेके गई वहां पर और पहली बार मैंने वहां पर अपने कोच के साथ ने हॉकी को पकड़ा और किस तरीके से पकड़ना चाहिए वो सब शुरू किया। और वो जब खेल जीवन मेरा शुरू हुआ तब से लेके जब तक मैंने खेलना नहीं छोड़ा तब तक मैं हमेशा नंबर 1 गोलकीपर रहा। 5 साल मैंने अपने देश को रिप्रेजेंट किया, हमेशा नंबर 1 गोलकीपर रहा। उसके बाद में एक मैच हुआ जिसमें हम लोग बुरी तरह से हार गए और उस मैच के बाद में पत्रकारों ने लिखा कि नेगी ने एक गोल का 1 लाख रुपए लिया
यानी 7 लाख रुपए में मैंने अपने देश को बेच दिया। ये शायद आप एक्चुअली हुआ नहीं एशियन था। गेम्स 1982 की बात कर रहे हैं, जब पाकिस्तान के 1982 खिलाफ फाइनल मैच था एशियन गेम्स का। और उसके बाद में जो कुछ भी हुआ वो बहुत दर्दनाक था। जहां जाता था मतलब लोग बाग बहुत बदतमीजी से बात करते थे, बहुत गलत तरीके से। कस्टम्स में मैं काम करता था, वहां पर भी मेरे साथ में लोग बाग जितने भी मेरे साथी थे उन्होंने कहा कि नहीं कि पेपर में आ रहा है कि तुम्हारे ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, देखो हमसे थोड़ा दूर रहो तुम, क्योंकि हम भी लपेटे में आ जाएंगे। इस किस्म से बहुत सारी बातें हुई है, लेकिन 16 साल तक मैंने हॉकी का दामन कभी भी नहीं छोड़ा। वो एक दिन नहीं गया जब मैं मैदान में नहीं गया। और 16 साल के बाद में मेरा दोस्त जो था, वो जो मेरे साथ में कंबाइंड यूनिवर्सिटीज की हॉकी टीम में खेलता था, वो इंडियन हॉकी फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी बना। और हम लोगों ने, उसने मुझे 1998 बैंकॉक के एशियन गेम्स जब हो रहे थे तो भारतीय हॉकी टीम की कमान दी। धनराज पिल्ले की कप्तानी में 32 साल के बाद में हिंदुस्तान ने गोल्ड मेडल जीता जी और मैं उस टीम का कोच था। बाद में वुमेन हॉकी में गया। वुमेन हॉकी में भी जितने भी टूर्नामेंट्स उन्होंने उस दौरान के लिए 2003 2004 के आसपास सारे टूर्नामेंट्स में हम लोगों ने गोल्ड मेडल जीता। जी। बाद में चक दे इंडिया बन गई। ये सब वो लोगों को महिला थोड़ा टीम सा की जो एक्चुअली जो सफलता थी, दर्शकों मैं बताऊं कि उसी के आधारित, उसी से प्रेरित होकर यशराज फिल्म ने वो एक लैंडमार्क पिक्चर बनाई भारत के अंदर। वो फिल्म बनाई जिसका नाम था चक दे इंडिया। और उन्हें उसके लिए एक ऐसा चरित्र चाहिए था जो चमकता हुआ सितारा था। वहां से उसको एक किस्म से भारत का दुश्मन घोषित कर दिया गया कि उन्होंने पैसे लेकर भारत को हरवाया। लेकिन उसके बाद कहते हैं ना कि शह सवारे ही गिरते हैं मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मीर रंजन नेगी ने उसे साकार करके दिखाया। वापस उठे। जो हीरो होते हैं ना, रियल लाइफ हीरो होते हैं, वो खुद उठते हैं, राख में से उठ के वापिस धूमकेतु की तरह चमकते हैं, आकाश पर छा जाते हैं। फिर ये वापिस आते हैं भारत की हॉकी की दुनिया में चमकता हुआ सितारा बन के, और इनके जीवन पर फिर वो फिल्म बनती है चक दे इंडिया। उसके बारे में आपको सबको पता है, आप नेट पर जाकर उसको, यूट्यूब पर जाकर फिल्म को देख भी सकते हैं। जी नेगी जी, अपनी आप जो बात कर रहे थे पूरी कीजिए। अब से कुछ ही समय बाद 24 जुलाई को इनफैक्ट सुबह 6:30 बजे हम लोग अपना पहला मैच खेलेंगे और अपने ओलंपिक्स में अपनी विजय गाथा के अभियान की हिंदुस्तान जो है वो शुरुआत करेगा। बिल्कुल सही कहा। इतिहास गवाह है कि पिछले 20 सालों में एशिया की कोई भी टीम वो जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंची नहीं है। हाँ, दर्शकों बड़ी तो अच्छी बात कही कि अब 23 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट हो रहे हैं। हालांकि 4 साल के बाद होते हैं, इस बार 5 साल के बाद हो रहे हैं कोरोना काल में। तो भारत की करीब करीब 18 खेलों के अंदर इसमें भाग लिया जा रहा है, जिसमें विमेन और मेन सेक्शन के अंदर हॉकी के अंदर भी भारत की टीम गई है। और हॉकी से हमेशा क्या कहते हैं कि उम्मीदें रहती हैं कि वो कुछ कर दिखाएंगे। नेगी जी, टोक्यो ओलंपिक्स आ रहे हैं, तो हॉकी के अंदर हम मेंस हॉकी की पहले बात कर लेंगे कि टीम की संरचना क्या है, उम्मीदें क्या हैं। बहुत समय से हमने कुछ ओलंपिक्स में किया नहीं है, कारण क्या है? देखिए अभी हमारी विश्व में जो रैंकिंग है वो चौथी या पांचवी रैंकिंग है। जी और हम लोग अपनी, हमारी जो टीम है वो अपनी सबसे अच्छी हॉकी जो है वो इस समय खेल रही है। चौथी पांचवी पायदान के होने के बावजूद जो हमसे ऊपर की टीमें हैं हमने सबको वहां पर हराया है, जी सबको हराया है। तो न सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि पूरे एशिया की जो दुआएं हैं और जो जो उम्मीदें हैं वो भारत के साथ में जुड़ी हुई है। और पूरा जो एशिया है वो बहुत टकटकी लगाए हुए बड़ी आशावान निगाहों से इस बार ओलंपिक्स में भारत के प्रदर्शन का इंतजार कर रहा क्या कुछ है। कंपोजिशन के बारे में बताएंगे? टीम का कंपोजिशन क्या है इस पर, भारतीय टीम का? हाँ, टीम में इनिशियली 16 प्लेयर्स की टीम जानी थी। हर बार ओलंपिक्स में 16 प्लेयर जाते हैं, जिसमें एक गोलकीपर होता है और 15 प्लेयर जी होते हैं।
चूंकि कोरोना की वजह से लोगों का बच्चा, कई लोगों की टीमों ने मैचेस नहीं खेले, तो इसके लिए जो FIH ने थोड़ा सा प्रेशराइज किया ओलंपिक एसोसिएशन को, और उन्होंने 2 खिलाड़ी और ऐड करने का किया। तो इस बार हमारी टीम जैसे वर्ल्ड कप में जाती है, जैसे FIH के दूसरे टूर्नामेंट्स में जाती है, पूरी 18 टीम गई है जी। हमारा एक गोलकीपर जो है वो श्रीजेश न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि विश्व के सबसे बेहतरीन गोलकीपर्स में से जाने जाते हैं। बहुत खूब। हाँ, बहुत बढ़िया। हमारे जो 2 ड्रैग फ्लिकर्स हैं, हरमनप्रीत और रुपिंदर पाल, दोनों के दोनों कमाल का गेम खेल रहे हैं। मतलब दोनों की ड्रैग फ्लिकिंग जो है वो वर्ल्ड क्लास जी। और इसके अलावा जो वीरेंद्र लकड़ा है, जी। अमित रोहिदास है डिफेंस में, वो लोग भी बहुत अच्छा है। अमित रोहिदास जो पेनाल्टी कॉर्नर में रश करते हैं ना, जी। जो पेनाल्टी कॉर्नर डिफेंस बोलते हैं उसको, पेनाल्टी कॉर्नर जब डिफेंड करते हैं तो जी। उसमें दुनिया में सबसे अच्छे रशर में से उसकी गिनती होती है अमित जी। रोहिदास की। वो जी। जनरली फर्स्ट रशर वही होंगे। जी। डिफेंस के अलावा मिडफील्ड में हमारे जो कप्तान है मनप्रीत, जी। वो उनकी इसी साल शादी हुई, उनकी वाइफ जो है मलेशिया की है और काफी समय से वो खेल रहे हैं। तीसरा ओलंपिक्स वो इस बार खेल रहे हैं। काफी सेटल्ड हैं, काफी अच्छी तरीके से अपनी टीम को साथ में लेके चल रहे हैं। रीढ़ की हड्डी है पूरी, वो पूरी टीम की, है ना। तो वो टीम का जो हार और जीत का दारोमदार है, या टीम के परफॉर्मेंस का जो दारोमदार है, वो मनप्रीत के ऊपर होगा। क्या बात है। हाँ और इसके अलावा नीलकांत शर्मा, विवेक सागर, सुमीत है, और पूरी जो डिफेंस लाइन है वो बहुत अच्छा खेल रही है। फॉरवर्ड लाइन जो है हमारी, उसमें 3 सीनियर प्लेयर्स हैं जी। एक है मनदीप, एक है गुरजन जी। और एक है ललित उपाध्याय। जी। मनदीप और ललित उपाध्याय पिछले 3 सालों से बहुत जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत सारे गोल्स, जो मैक्सिमम गोल्स हैं वो मनदीप और ललित उपाध्याय के कॉम्बिनेशन से होते हैं। लगता है उनको अब फॉरेन के प्लेयर टीम में टैप करके ऐसी कोई रखेंगे। कमी नहीं है दिनेश, जिसकी वजह से लगता है कि इस बार हम लोग कोई ना कोई पदक लेके जरूर आएंगे, पूरा लगता है इस बार। आपने वैसे क्या टिप्स दिए हैं उनको, जो ओलंपिक जाने वाली टीम है, और खासतौर से आपके जो गोलकीपर साहब हैं, तो आपने क्या टिप्स दिए हैं उनको इस बार? कोई जादुई टिप्स दी होंगी जीतने के लिए आपने? बेसिकली ये ना, मुझे जैसा लगता है कि श्रीजेश काफी समय से भारत की हॉकी टीम में खेल रहे हैं, लेकिन जो सेकंड नंबर गोलकीपर है ना, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब अगर श्रीजेश का ये लास्ट ओलंपिक गेम्स है और उसके बाद जब श्रीजेश चले जाएंगे तो जो दूसरे गोलकीपर आएंगे वो उस लेवल के नहीं है, उनको श्रीजेश तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। श्रीजेश ने बहुत सारे मैचेस भारत के लिए जिता के दिए हैं। पूरा उनको आत्मविश्वास के साथ खेलना है। He is one of the best goalkeepers in the world at the moment, and मुझे पूरा विश्वास है कि जब हॉकी ऐसा खेल हो गया है जिसमें गोलकीपर के परफॉर्मेंस पर भी हार और जीत का फैसला होता है, तो ये बहुत इस बात को कि आपने कई बार साबित किया है, और मैंने स्वयं मुंबई के अंदर हॉकी का वर्ल्ड कप हो रहा था, वो मैच देखा था, और वो हॉलैंड के खिलाफ, उसको नेदरलैंड भी कई बार कह दिया जाता है। तो वहां पर खास तौर से एक हॉलैंड की टीम को पेनल्टी स्ट्रोक मिल गया था, और मैं उस समय मैच को वहां पर देख रहा था। इंसिडेंटली ये मैच शायद वानखेड़े स्टेडियम में हो रहा था उस समय, और कमाल की बात है कि वानखेड़े स्टेडियम एक क्रिकेट का स्टेडियम है, और उसको एज ए हॉकी स्टेडियम वर्ल्ड कप के अंदर यूज किया गया था। तब मुझे याद है कि पूरे स्टेडियम के अंदर नेगी नेगी की गूंज हो रही थी, और वो हजारों लोग बैठे थे, उनमें से एक मैं भी था वहां पर। और इन्होंने जब वहां पर उस जानदार पेनल्टी स्ट्रोक मेकर थे जो हॉलैंड के थे, मुझे उनका भी नाम इतना याद नहीं, लेकिन मर्क्यूरियस पेनल्टी स्ट्रोक मेकर थे वो, उनका जब इन्होंने स्ट्रोक रोका तो उस दिन ये वास्तव में पूरी दुनिया के अंदर एक हीरो बनकर निकल कर आए थे। देखिए जी, कुछ नाम याद है उनका, क्या कुछ ऐसा? उनकी जो पेनल्टी स्ट्रोक स्पेशलिस्ट थे उनका नाम था टाइस क्रूज। हाँ, टाइस और क्रूज। जिस स्ट्रोक की बात कर रहे हैं आप, वो एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था। जी। रिक चार्ल्सवर्थ जो
जिन्होंने क्रिकेट में भी मतलब अपने देश को रिप्रेजेंट किया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और हॉकी प्लेयर रहे हैं, हॉकी कोच हैं बहुत बड़े। वो पेनाल्टी वो क्रिकेट के प्लेयर भी वर्ल्ड रहे कप हैं, में आए थे वो क्रिकेट के प्लेयर भी और रहे हैं। पूरा स्टेडियम जो है वो नेगी नेगी चिल्ला रहा था और मैंने वो डाई मार के वो गोल बचाया था। आपको याद है दिनेश? एंड आई एम सो मुझे हैप्पी। सारे मैच देखे थे मैंने, मुझे याद है, तो मुझे वो मेमोरीज अभी तक दिमाग के अंदर। उस टाइम मोबाइल वगैरह होते नहीं थे, नहीं तो फोटोग्राफ देख के रखते थे, तो यादें हैं। तो और इंडिया की जो फॉरवर्ड लाइन है वो कितनी मर्क्यूरियल है, इस समय आप कुछ बता पाएंगे उसके बारे में कि वो क्या भारत की मर्क्यूरियल लाइन में जो आगे की लाइन है उसके अंदर कोई जफर जैसा, शाहिद जैसा कुछ ऐसा प्लेयर है, या अशोक कुमार जो पुराने हुआ करते थे उनके जैसे कुछ बढ़िया फॉरवर्ड है तेज तर्रार? कुछ यंगस्टर्स को लिया इन्होंने अभी। एक शमशेर है, एक दिलप्रीत है, एक सिमरनजीत है। जी ये तीनों प्लेयर्स जो हैं ये मॉडर्न हॉकी खेलते हैं बेसिकली। जी मॉडर्न हॉकी में क्या है कि ना कोई भी पोजीशंस पे खेल सकते हैं आप। और जिस तरीके से इनका ग्रूमिंग हुआ है उसमें जब आप सामने वाली टीम को फुल प्रेस करते हैं, फुल जी प्रेस यानी सारे के सारे लोग जी अटैकिंग पोजीशन पे आते हैं, जी क्योंकि एक आदमी अगर अटैक करता है तो उसको तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन पूरी टीम अगर फुल प्रेस खेलती है तो सामने वाली टीम के ऊपर जबरदस्त सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है। और उसमें ये जो नए खिलाड़ी हैं ये बहुत माहिर है। मनदीप को हम लोग चुलबुल पांडे बोलते हैं हमारे हॉकी का। जी और वो कहाँ से गोल मारता है वो ऐसा लगता है जैसे भगवान उसके कान में जाके बोलता है कि यार तुम यहाँ आके खड़े रहो। इतना जबरदस्त उसका एंटिसिपेशन है। और मतलब जितने भी गोल हुए हैं वो मनदीप की स्टिक से हुए हैं, मनदीप और ललित उपाध्याय। इसके अलावा गुरजन भी बहुत बढ़िया खेल रहे थे। ये तीनों जो प्लेयर्स हैं इनके ऊपर हिंदुस्तान की फॉरवर्ड लाइन का दारोमदार रहेगा। और ये जो प्लेयर्स हैं जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो खासकर सीनियर प्लेयर्स हैं, ये बहुत समय से भारत की हॉकी के लिए खेल रहे हैं और इन्होंने जो विदेशी प्लेयर्स हैं उनके साथ में भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं। तो ये पहली बार है कि जो खिलाड़ी हैं उनका जो आत्मविश्वास है वो एकदम जबरदस्त है। तो आत्मविश्वास से लबरेज, ये किसी से डरते नहीं। दे आर नॉट यही यही स्केयर्ड। मैं पूछने जैसे वाला ना था कि मेंटल टफनेस कैसी है इनकी, मेंटल टफनेस का स्टैंडर्ड क्या है फिलहाल इनका बड़े बड़े टूर्नामेंट में आने का, क्या ये फेस कर पाएंगे? कम अगेन एक बार फिर से। मैंने कहा कि इनकी मेंटल टफनेस का लेवल इस टाइम क्या है भारतीय? मैंने आपको जैसा पहले बताया कि है ना ये पहली बार है ऐसा कि ये लोग है ना खुल के खेलेंगे। खुल के खेलेंगे। जनरली क्या होता था कि ना हमारे प्लेयर्स जो थे उनका ऑस्ट्रेलिया के साथ में मैच है जैसे, तो कितने प्लेयर्स थे उनको रात को बुखार आ जाता था, नींद नहीं आती थी। ये ऐसा नहीं, ये टीम जो है ये बहुत परिपक्व हो चुकी है और बहुत बहुत समय से साथ में खेल रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हम कोई ना कोई मेडल लेके आएंगे। एक बात और मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने ए पूल में हैं। जी हमारा जो पूल है उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्पेन, जापान और अर्जेंटीना है। 100 बहुत साल के टफ है, इतिहास में बहुत जापान टफ है। कभी हमसे हारा नहीं। हम्म। जापान कभी हमसे हारा नहीं? 100 साल के इतिहास में नहीं, क्या सॉरी, बात है। जो हाँ मतलब जो जापान से हम कभी नहीं हारे, हम सॉरी सॉरी। कभी, सॉरी, जापान से हम हाँ कभी सॉरी नहीं हारे। यार, 100 साल के इतिहास में हम कभी जापान से हारे नहीं। और हम अगर अपना पूल टॉप करते हैं तो दूसरे पूल की जो 4 नंबर की टीम है उसके साथ में मैच होगा। 4 नंबर की टीम मतलब जो वीक टीम होगी। और क्वार्टर फाइनल मुकाबले के बाद में सेमीफाइनल में हमें जाने में आसानी होगी। हमारा मिनी फाइनल जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। ऑस्ट्रेलिया सबसे तगड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी टीम है। और अ, वो मैच जो है वो डिसाइड करेगा कि पूल में कौन टॉप करेगा। सो एक टीम है नेगी जी जो मुझे कई बार बड़ा एक संशय आता है दिमाग में, और जिसके खिलाफ हम बहुत मैच हारे हैं किनारे से आकर, वो है अर्जेंटीना। अब कई बार तो
अंपायर्स भी थोड़े उनके पक्षपाती हो जाते हैं और भारत अर्जेंटीना के समक्ष बहुत बार हारा है देखा जाए। ये थोड़ा संशय पैदा अर्जेंटीना, करता है। हाँ अर्जेंटीना जो है वो डिफेंडिंग चैंपियंस, लेकिन जीतने के बाद, ओलंपिक जीतने के बाद में ऐसा सुनने में आया कि उनकी टीम में बहुत सारे झगड़े हुए आपस में, कोचेस का प्लेयर्स के साथ में, कोच का फेडरेशन के साथ में, और इन सब चीजों के रहते हुए उनकी टीम जो है वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही है। FIH प्रो लीग में हमने अर्जेंटीना को चारों मैचेस हराए, उनको हम लोगों ने हराया, मतलब सो मैं जैसा बता रहा था कि पिछले गत कुछ वर्षों में हमारी टीम ने जितनी बड़ी बड़ी टीमें हैं सबको हराया, सबको पटकने दी है। तो इसके लिए हमारे टीम का कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत अच्छा है, और इसीलिए हम लोग जो हैं, हॉकी प्लेयर्स हैं, जो खेल प्रेमी लोग हैं, वो बहुत ज्यादा उम्मीद इस टीम से लगा के बैठे हैं। एक सवाल और पूछना चाहूंगा, ये हमारे एक दर्शक ने किया है, वो ये है कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है हॉकी में इस समय? पाकिस्तान जो है वो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन भी खराब है जी। उनकी पॉलिटिकल पोजीशन जो है, वो जो पॉलिटिक्स है उनके यहाँ पर, वो भी एकदम बिल्कुल खराब है, और उसके रहते हुए उनका जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत नीचे चला गया है। तो वो तो यहाँ ओलंपिक्स में है ही नहीं। अच्छा। हाँ, दे आर नॉट देयर इन द ओलंपिक्स। पूल आप बी के मैचेस में बेल्जियम है, कनाडा है, जर्मनी है, ग्रेट ब्रिटेन है, नीदरलैंड है, साउथ अफ्रीका है, लेकिन पाकिस्तान नहीं है। एशिया की तरफ से अगर एक टीम जो है वो सेमीफाइनल में जाएगी इस बार, जैसा हमें पूरा विश्वास है, तो वो है इंडिया। भारत भारत भारत, इंडिया इंडिया। इंडिया, आपके इसीलिए आपके हिसाब से कौन सी ऐसी 4 टीमें होंगी जो सेमीफाइनलिस्ट हो सकती हैं? मुझे लगता है कि सेमीफाइनल में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जी। जर्मनी और हॉलैंड, ये 4 टीमें जो हैं ये जाना चाहिए। जी। लेकिन इसके अलावा स्पेन जो है ना, वो मालूम नहीं क्या बात है, जब तगड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं हमेशा टॉप पे आता मालूम नहीं क्या हो जाता है, एकदम से उनका खेल जो है वो सुपरलेटिव परफॉर्मेंस देते हैं, मतलब है। हाँ। बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। जी। अब वो कौन सी साइकोलॉजी यूज करते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो बड़ी बड़ी टीमों को बहुत जबरदस्त टक्कर देते हैं, विशेषकर टफ मैचेस में। वो खेल है ये, हॉकी का खेल जो है, इसमें कोई ऐसा नहीं कह सकते कि हम जीतेंगे ही जीतेंगे या वो टीम कमजोर है, नहीं। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। इनफैक्ट क्वार्टर फाइनल्स में हम लोग जब पिछले ओलंपिक्स में हारे, तो हम लोग लीड लेके हारे थे। वर्ल्ड कप में हम लोग हारे थे हॉलैंड से, तो 2-1 से हारे। मतलब डिफरेंस अब वो उतना ज्यादा रहा नहीं जैसे पहले हुआ करता था। बहुत कम डिफरेंस है, और उम्मीदें जो हैं हिंदुस्तान की वो बहुत ज्यादा है। मतलब अब कोई ना कोई चक दे स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी इस समय, तभी भारत जो है अब सुप्रीमो बनकर आ जाएगा। एक छोटी सी 1 मिनट की बात करेंगे जाते जाते विमेंस हॉकी पर, कि भारत की विमेंस हॉकी अभी तक ओलंपिक में कुछ खास कर नहीं पाई है। तो आप विमेन हॉकी के साथ जुड़े रहे हैं, एक्चुअली उनके कोच रहे हैं। आपकी तो सारी फिल्म भी चक दे इंडिया विमेन हॉकी के ऊपर ही आधारित थी। और कुछ चांसेस कैसे लग रहे हैं? विमेन हॉकी की टीम कैसी है और उन्होंने कैसा रिसेंटली परफॉर्म किया है? वुमेन हॉकी ने दूसरी बार ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया, क्वालिफाई किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात जी। है। 1980 में हम लोग ओलंपिक्स खेले थे, जिस समय थोड़ा सा बाइकआउट था, एज यू नो, जी। मॉस्को के अंदर। जी। लेकिन 2016 में एशियन चैंपियनशिप जीती हमारी टीम ने। जी। उसके बाद में एशिया कप के विनर्स रहे। क्वार्टर फाइनल्स में वो वर्ल्ड कप में हारे थे। रानी रामपाल जो है हमारी टीम की कप्तान, उसने जिस तरीके से पूरी टीम को एकजुट करके रखा है,
और जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस दे रही है पूरी टीम, वो तारीफ काबिल है। उनका क्वालिफाई करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और अगर वो मेडल लेके आते हैं तो ये और भी बड़ी बात होगी। शवर्ड मारायन उनके कोच हैं, वो डच कोच हैं, उनसे काफी मेहनत कराते हैं। उसमें गोलकीपर में सविता है। सविता जो है वो श्रीजेश के जैसे खेलती है, जैसे मेंस हॉकी टीम में श्रीजेश है, वैसे वो सविता पूनिया है। और वो भी 3-4 साल 5 साल से लगातार नंबर 1 गोलकीपर खेल रही है। इसके अलावा वुमेन हॉकी में दीप ग्रेस इक्का, निकी प्रधान, ये सीनियर प्लेयर्स हैं। कुछ 8 सीनियर प्लेयर्स हैं और 8 जो है वो जूनियर प्लेयर्स हैं, पहली बार है। और मेंस हॉकी में 10 डेब्यूटेंट प्लेयर्स हैं, पहली बार ओलंपिक्स में हिस्सा लेंगे। बहुत बैलेंस्ड टीम है। और वंदना कटारिया, रानी रामपाल और लालरेम सियामी, जिसके फादर की डेथ हुई थी और वो फिर से वहां गई थी और अपने मैच जीत के लेके आई। FIH जूनियर प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड का खिताब भी उसको मिला है। तो हमारी टीम ओवरऑल बहुत अच्छी है, लड़कियों की भी। बहुत ज्यादा उम्मीदें ना की जाए, लेकिन ये है कि सेमीफाइनल तक भी पहुंचेगी तो ये बहुत बड़ी बड़ा अचीवमेंट भारत होगा। के लिए होगी। सही जी। बात है। और आप क्योंकि विमेन हॉकी के साथ जुड़े रहे हैं, कोच रहे हैं और बड़ी सफलताएं आपने दिलवाई हैं उनको, तो नेचुरली आपका नाम और आपकी टिप्स भी इम्पोर्टेंट है। एक लास्ट का क्वेश्चन। तो दोस्तों बीच में थोड़ा सा हमारा एक तकनीकी विघ्न पड़ गया था, उसके लिए हम माफी चाहेंगे। हम बात कर रहे थे मीर रंजन नेगी के द्वारा इंदौर में एक नई शुरुआत, जिसकी काफी चर्चा रही टीवी चैनल्स पे, अखबारों में, कि वहां बच्चों के अंदर उन्होंने कोरोना काल में फुटपाथ के ऊपर हॉकी की ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। और फिर जब ये खबरें ज्यादा फैली तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी कुछ एक निर्णय लिया है कि हॉकी के लिए कुछ करने का, इंदौर में फिर से कोई एक सुविधाएं प्रदान करने का। और इसका सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो व्यक्ति है मीर रंजन नेगी। ये जो आपने प्रेरणा दी सैकड़ों नौजवानों को, खास तौर से इंदौर शहर के अंदर, ये सब कैसे संभव हो पाया? जिस मैदान से मैंने हॉकी खेलना शुरू किया, प्रकाश हॉकी क्लब का मैदान, वो हमसे जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है उन्होंने छीन लिया। और वहां पर वो एक ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाया, जहां पर हमारे जो कचरा की जो गाड़ियां हैं वो वहां जाके, डंपिंग ग्राउंड जैसा। और इंदौर शहर जो है वो स्वच्छता के मामले में बिल्कुल। अव्वल है, नंबर 1 है। लेकिन कहीं ना कहीं पे हॉकी का नुकसान हुआ, खेल का जी नुकसान जी हुआ। जी जी जी। और हमारे पास में मैदान नहीं था, तो मैंने वहां पर एक डेली कॉलेज है, उसके सामने एक छोटा सा सड़क का एरिया है, वहां पर हॉकी खेलना शुरू किया। और आप यकीन मानेंगे कि वहां पर भी 150 बच्चे हॉकी खेला करते थे। 150 बच्चे, मतलब 2.5-3 साल हो गए और ये सारे के सारे बच्चे जो हैं, ये वहां पर मैं उनको हॉकी सिखाता हूँ। और ABP न्यूज और ये जी न्यूज और सारे लोगों ने उसको कवर किया और बहुत जोर शोर से दरवाजे खटखटाए गवर्नमेंट के। और ये है कि अभी मैंने सुना है कि हमें एक अपना खुद का मैदान मिलने वाला है। यहाँ से बच्चे तैयार करके हम अभी भी ना जूनियर इंडिया के लिए भेजते हैं। और एक कोशिश रहती है बेसिकली, अगर है ना कहीं कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो आप हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं सकते। जी। कुछ करिए, कुछ करिए, बस नस नस मेरी खोले। दरअसल नेगी जी हमारे भारत सरकार में एक उच्च पदों पर अधिकारी रहे हैं बहुत वर्षों तक। और सेवानिवृत्त होने के बाद जो उनके खास तौर से इंदौर शहर के अंदर बच्चों को सिखाने के जो कार्यक्रम हैं, बहुत प्रशंसा मिली है उनको। आ, वो कहते हैं ना कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो ये मीर रंजन नेगी जी वो शम्मा है जो पहले भी जलती रही थी, आज भी जल रही है और आगे भी भारत को रोशन करती रहेंगी। तो ये इंदौर के लिए एक प्रेरणा का स्रोत, बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत। अंत में
नेगी जी, कोई भी ऐसी बात जो आप कहना चाहें जिसे हम बात ना कर पाए हों, कोई भी संदेश आप देना चाहें टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में, हॉकी के बारे में, किसी और विषय पे, फील फ्री टू टॉक। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस समय टोक्यो में जब हमारी टीमें पहुंच चुकी हैं, वहां पर जो तापमान है वो 36 डिग्री है। और जो हॉकी है ये बेसिकली एक यूरोपियंस के लिए विंटर स्पोर्ट होता है। जी। वो लोग गर्मी में खेल नहीं पाते हैं। ओह। और और उसका बहुत बड़ा एडवांटेज जो है वो हिंदुस्तान को मिलेगा, और हम तो क्योंकि हम 32, लोग 35, तो 36 में खेलते ही रहते हैं। हम लोग तो ऑर्डिनरी कोर्स में भी 36 डिग्री टेम्परेचर में खेलते हैं। लेकिन जी एक बात और ये भी है कि जी यूरोपियन जो प्लेयर्स हैं उन्होंने यूरोपियन चैंपियनशिप्स और दूसरे कॉम्पिटिशन्स खेले हैं, जी जिसका हमें थोड़ा सा अभाव रहा है। तो जहाँ थोड़ा सा एडवांटेज है वहां थोड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन ग्राहम रीड जो हमारे कोच हैं, उस पे पूरे देश को विश्वास है, सब देश ने विश्वास किया है, फेडरेशन ने विश्वास किया है। और मैं चाहूंगा कि पूरा समूचा हिंदुस्तान के सारे लोग जो भी विदेशों में भी हों, वो हमारी टीम के लिए थोड़ी सी दुआ करें, थोड़ी सी दुआ करें। थोड़ी नहीं, और बहुत दुआ करते हैं। 135 करोड़ लोग भारतीय जो हैं, चाहे भारत में हो या विदेश में हो, उनके दिल से एक ही दुआ निकलती है कि चक दे इंडिया। इंडिया को ऊपर तक लेके जाना है और वो खोया हुआ ताज फिर से सर पर पहनाना है, ताकि फिर से वो स्वर्णिम दिन वापस आए। मेजर ध्यानचंद जी के, जो दुनिया में हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते थे, वही स्पिरिट वापस आए। और बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं ये जो शब्दों के जो जी हॉकी है इसको एक बहुत बड़ी जीत की जरूरत। जैसे वर्ल्ड कप एक बार जीता भारत ने, T20 का। और देखो क्रिकेट कहाँ से कहाँ पहुंच गया। एक ओलंपिक्स हिंदुस्तान जीतेगा, एक बार फिर से वो स्वर्णिम समय आएगा, ऐसा मेरा मानना वही चक दे मोमेंट फिर से एक चाहिए। और ये फिर वही 70 मिनट की बात हो जाएगी जो शाहरुख खान साहब भी करते हैं फिल्म के अंदर, कि ये 70 मिनट बहुत जरूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये 70 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ये 70 मिनट कभी कभी एक मुल्क का नसीब बदल दिया करते हैं और मुल्क को कहां से कहां ले जाते हैं। कभी कभी इन क्षणों की हमें प्रतीक्षा रहती है। उम्मीद है कि टोक्यो ओलंपिक्स में वो क्षण संपूर्ण होंगे और हम सबको वहां पर फहराता हुआ तिरंगा और जनगण मन सुनने को मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं फिदा हमारे हीरो मीर रंजन नेगी जी से, जिन्होंने अपनी बातों से और बड़ी बेबाकी से अपने विचार रखे हैं हॉकी के ऊपर, खेलों के ऊपर और कुछ और चीजों के ऊपर भी। उम्मीद है दर्शक मित्रों आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा और इस वादे के साथ कि बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ, नए मुद्दे के साथ। और लेंगे विदा मीर रंजन नेगी जी से। धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे शो में आए न्यूज टाइम में। तो दर्शक मित्रों लेंगे आपसे विदा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद।